कराची के अंदर जो आग लगी है उसका अब इस हद तक उसकी बाज़गश्त पार्लियामेंट में सुनाई दे रही है कि लग ऐसे रहा है कि आइंदा आने वाली तरमीम जो है उसमें नए सूबों की बात भी की जाएगी, सीरियस तरीके से हो सकती है। उसमें लोकल बॉडीज़ को मज़ीद पावरफुल करने की बात भी की जाएगी और उसके अंदर NFC वार्ड जो है वो भी रिविज़िट हो सकता है। हम आपको कराची दोबारा लेके जाएंगे, वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कराची के वो आपको डायरेक्ट सुनवाएंगे लाइव। लेकिन उससे पहले आज पार्लियामेंट के अंदर जो बाज़गश्त सुनाई दी उसमें सबसे पहले तो MQM ने जिहाद का ऐलान किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसका जवाब दिया मिस्टर कादर पटेल ने। और इस सारे मामले के ऊपर वज़ीर दिफा साहब भी खुलकर गरज बरस के बोले ये कराची में लगने वाली आग जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में गई है वो लग ये रहा है कि उसकी बाज़गश्त जो है वो जो आइंदा आने वाली तरमीम में होगी उसका आगाज़ हम करते हैं। आज फारूक सत्तार साहब, कादिर पटेल साहब, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा पार्लियामेंट में। गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। कराची के हर शहरी के दिल में आग लगी है। इतनी आबादी हो गई है कि नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। इतनी बड़ी आबादी का बोझ एक वजीर आला, चाहे सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे KPK का और बलूचिस्तान का भी हो, शायद इतनी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सहार सकता। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, आपने क्यों ये कवानीन पास नहीं कराए? अब हमारे पास कराची आया है, जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। वो मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूं। अगर हम लोग ट्रू सेंस में हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफर हो। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। ये सियासतदान फरमा रहे हैं, इन पे तो आएंगे बाद में। पहले कराची आपको लेके जाऊंगा। कराची की सिचुएशन क्या है इस वक्त? हम उस प्लाजा के बाहर, सालिक शाह हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उन्होंने कल भी रिपोर्ट किया था। सालिक, पहले तो ये बताइए कि आज, इससे पहले कि मैं चाहूँगा कि आप आवाम से हमारी बात करवाएं, पहले आप मुझे बताइए कि पोजीशन क्या है। सुना भी तो काफ़ी हफ्ते लग जाएंगे पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट होने में, और सुना है कि फायर फाइटर्स जो थे वो भी बेहोश हो गए अंदर जाके। मतलब क्या पोजीशन है भाई उधर? जी बिल्कुल, सिचुएशन तो बहुत डिज़ास्टर्स है। यहाँ के जो शहरी हैं वो परेशान हैं, जिनके प्यारे यहाँ पर दबे हुए हैं, लापता हैं, वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी DC ऑफिस जा रहे हैं, कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी किसी कैंप पे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने प्यारों का पता नहीं मालूम पड़ रहा कि वो हैं किस तरह, कहाँ पर, किस हाल में हैं, ज़िंदा हैं, मुर्दा हैं, मर गए हैं, किस, क्योंकि हुकूमती इंतज़ामिया मशीनी यहाँ पर बिल्कुल हमें गायब नज़र आ रही है। उस तरह का काम नहीं हो रहा जिसकी तवक्का की जा रही थी। अब से थोड़ी देर पहले हमारी चीफ फायर ऑफिसर से जब बात, उनका ये कहना है कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में 15 रोज़ भी लग सकते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग मुतासिरीन हैं उनकी तकलीफ़ किस हद तक बढ़ी हुई है। यहाँ पर मैं सब कुछ शहरी मौजूद हैं जिनके प्यारे इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, लेकिन वो 3 रोज़ से यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जी एक साहब, इनसे बात करते, बताइए आपका कौन है, कितने दिन से आप यहाँ पर घूम रहे हैं, किस किस से बात की, क्या हुआ? बात तो काफ़ी लोगों से हुई थी ना, लेकिन दरअसल बात ये है ना कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें दुख हो रहा है। हमारा भतीजा जो है ना, इसके तकरीबन 4 दिन हो गया, रोटो पे जो है ना दर बदर जो हम लोग घूम रहे हैं। मतलब यहाँ तक पहुँचा है ना कि हम खुदा के लिए बस इतने से चीज़ दे देना, हमें ID दे दो, ताकि हम अपने घर वालों को जो है ना ये चीज़ दे दें कि देखो ये चीज़ मैंने आपके लिए लेकर आया। हम जो लोग जो है ना तकरीबन 4-5 दिन जो है ना हम लोग यहाँ ख्वार हो रहे हैं, कोई सहूलत नहीं है। कोई सिंध गवर्नमेंट का जो है ना बेहद बिल्कुल। साहब से पूछे कि मेयर की परफॉर्मेंस क्या है, मेयर साहब क्या कर रहे हैं? हमारा भतीजा है, मोहम्मद आरिफ नाम है। तो यहाँ पर मेयर साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इंतज़ामिया है, मशीनरी क्या है? मशीनरी का जो है ना फिलहाल जो जिस वक्त जो 10 बजे आग लगी थी वहाँ उसी वक्त सिर्फ एक फायर ब्रिगेड आया था, लेकिन उसके बाद जो दिन को जो है ना पाक बहरी वाला आया था ना, उसने कुछ कारदगी दिखाया, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट वाले या कुछ भी जो लोग हैं ना, यहाँ किसी का कोई कारदगी नहीं है। कराची तो एकदम तमाम चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, आप लोगों की सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हम खुद 4 दिन से हम जो है ना यहाँ बैठे हैं ना, सब कुछ और कुछ हम देख रहे हैं ना, हमें लाश मिल रहा है। इनके भाई एक और साहब हैं,
इनके भाई हैं जो जिनकी अपनी यहाँ पे शॉप थी, उनसे मालूम करते हैं। आप बताएं क्या हुआ है आपके भाई के साथ, बताइए। इंतजामिया तो करीब तमाम चीज़ें कर ली थी हम लोगों ने। कुछ भी इंतज़ामिया ने नहीं करा मेरे भाई, कुछ भी इंतज़ामिया ने नहीं करा। हम यहाँ पर परसों से अपनी मदद आप मेरे भाई को ढूंढ रहे हैं। ये मेरा भाई है आसिफ। इतनी गफलत है कि यहाँ पर इनके पास कॉस्ट्यूम नहीं है, इनके पास कॉस्ट्यूम नहीं है अंदर जाने के लिए, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है यार? कैसा किस हुकूमत में हम कहाँ हैं, हम किधर हैं, हमें खुद नहीं पता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, फिर भी उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये हम लावारिस शहर में रह रहे हैं मेरे भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने अपनी मदद, आप सीढ़ी मंगाई, हमने गली के दरवाजे तोड़े हैं, पीछे गली से, बेरिंग मार्केट की गली से हमने दरवाजे तोड़े हैं। रेस्क्यू की टीम को लेके गए, हम रेस्क्यू की टीम को लेके गए। मानते हैं वहाँ हीटअप थी, नहीं जा सकते थे, लेकिन कॉस्ट्यूम नहीं थे। चले जाते ना, कितने तो आज ये कह रहे हैं फायर ब्रिगेड के जो एहलकार थे उनको कॉस्ट्यूम नहीं थे, कुछ नहीं थे। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है, सब कुछ है भाई। हमने अपनी मदद आप भी करा। सूरत हाल इनकी अपने भाई के लिए दरबदर हैं। एक और मैसेज साहब मौजूद है, है, इनसे भी पूछे, हुकूमत सिंध तो क्लेम कर रही है बड़ा काम कर रही है क्या? जी, हुकूमत सिंध तो कह रही है हम बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप क्या कहोगे? 3-4 रोज से आप लोग भी यहाँ पर परेशान घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों का नुकसान भी हुआ, इंसानी जानें भी चली गई हैं, अभी तक पता भी नहीं है कौन कहाँ है। आप खुद ज़रा मीडिया को ज़रा कमरा चलाओ, ये कोई काम हो रहा है? 3 दिन से हम लोग इसको ये बोल रहे हैं कि भाई ये लंबा हटा दो ना, कि इधर हमारा बंदे इधर ही फंसा हुआ है, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा है। अब देख कर के एक रिंग वो भी उतार दिया, कोई काम नहीं हो रहा है। ये कोई काम है जो हो रहा है? आप खुद देख ले। सिंध गवर्नमेंट तो कह रही है हम बड़ा इफेक्टिवली, तो कहाँ है सिंध गवर्नमेंट? कहाँ? इधर कोई बंदा दिखाओ सिंध गवर्नमेंट वाला, कहाँ है? कोई आया? मेयर साहब आती है बस मीडिया में आ जाता है कि हम सब कर रहे हैं। क्या किया उसने? सुबह से तुम हम लोग देख रहे हैं, गाड़ी भी इसी खड़ा हुआ है, एक ही बंदा, एक रिंग चल रहे, बस अंदर कैमरे दिखा रहे, वापस बाहर आ जाते हैं। आपके कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने करीब? कम से कम एक दुकान में हमारे 4 बंदे, एक पतेजे और 3 बंदे और है मेरे। कुछ भी पता नहीं चला, कोई पता नहीं ना, कोई डेड बॉडी। भाई खुदा के लिए हम लोगों को घरों पे नहीं जा रहे, 4 दिन से हम लोग इधर ही बैठा हुआ है। हम कम से कम अपना औरतों को क्या जवाब दो कि भाई क्या किया तुम लोगों ने यार? सालिक साहब, और यहाँ के बहुत सारे यहाँ पर मुतासिर हैं जिनके प्यारे जी, इनके यहाँ पर जो मुतासरीन हैं, जहाँ पर जो लोग हैं, वो सब इसी गम का शिकार हैं कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है, इंतजामिया नहीं। क्या कहोगे आप? क्या कहें, मतलब क्या करे? मतलब ये अभी इनका भतीजा है, उनकी अम्मा घर पे बैठी होगी कि कुछ बताएं तो सही ना। ये हाँ, ये गवर्नमेंट तो कह रही है हम काम शहर के लिए बेहतरीन कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये इनको खाली ये नहीं पता। 4 दिन से ये बेचारे, इनका आप पूछें, इनके घर पे जाए ना, उनकी माँ से बात करें, जाए उनके घर में, पूछें उनसे क्या हाल हो रहा है उनका। खाली बस ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ से ये हो गया, वहाँ क्या हो क्या रहा है यहाँ? बताओ, कोई अंदर चढ़ा हुआ है नज़र आ रहा है? कोई खड़ा हुआ है? ये सारा कुछ बांध पड़ा है, ये मलबा पड़ा है, कुछ उठाया इन्होंने? कोई एक क्रेन भी, कोई एक गाड़ी भी यहाँ से सामान लेके गई है? बताओ, ये हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? पीछे ये सारे बिल्कुल, ये तमाम जो यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, उनका यही जज्बात है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर सिर्फ जो एक जुबानी उससे क्या, वज़ीर आला सिंध ने तो 1 करोड़ रुपया भी दे रहे हैं और दुकानों की दोबारा आबादकारी भी करेंगे, तो उस पर क्या राय है उनकी? और क्या कुछ समझते हैं कि लवाहिकीन के किसी को रिजाइन करना चाहिए? वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि हम आप लोगों की कंपनसेशन करवाएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। 1 करोड़ रुपये भी वो दे रहे हैं, जो जहाँ बहक हुए हैं, दुकानें बना कर देंगे, सब चीज़ें करके देंगे। क्या भाई, जो क़यामती जानी ज़ाया हो गया उसको वो कौन देगा? वो कोई दे सकता है? माल तो मिल जाएंगे फिर भी आला देगा, लेकिन कम से कम जो ज़ाया है, जो नहीं मिल रहे हम लोगों को, वो तो दे। वो भी नहीं दे रहे। वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि हम ऑपरेशन जल्दी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा? नहीं भाई, कहाँ हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। खुदा के लिए आप लोगों के तवज्जुह से मैं बोल रहा हूँ, ये कामरान शाहिद भाई को हम ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए तुम लोग कुछ करो, इधर कुछ करो यार। इधर कुछ नहीं हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ तो उनके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि हमने तमाम चीज़ों को बेहतर किया है। इनसे कहें कि वज़ीर आला सिंध के लिए कोई पैगाम है इनका, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये भी पूछे कि यार यहाँ पे इंक्रोचमेंट का कल्चर भी तो बहुत है ना प्लाजा के अंदर। बहुत तकलीफ में, दुख में है जी, क्या कहेंगे कि वज़ीर आला सिंध को क्या मैसेज देंगे? क्या कहोगे? ये बोल रहे हैं कि वज़ीर आला साहब, खुदा के लिए खुद आकर के खुद निगरानी करो इस चीज़ का यार। तुम्हारी जो भी हमला है वो कोई काम नहीं कर रहा है, खुद निगरानी करो, ये काम करो, मेहरबानी होगा।
अच्छा, बिल्कुल, अगर यहाँ की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा शिकवा ये भी तो है कि दुकानों के अंदर, मार्केट के अंदर तजावुज़ात थी, गैर कानूनी दुकानें भी तो बनी हुई थी ना। 180 जो दुकानें वो जायद बनी हुई थी, जो बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे, तो उससे इंतजामिया सालिक भी शाह तो साहब, जिम्मेदार आप मेरे बनती है, साथ आपको ही क्या रहिएगा, लगता है? थोड़ी देर में दोबारा आपसे मैं रब्ता करूंगा, मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि अभी भी सुना है कि कुछ लोग जो है वो, काफ़ी लोग बल्कि अंदर फंसे हुए हैं, कुछ लोग जो है, तो वो उनकी क्या पोजीशन है, मैं आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फील्ड से, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट हो जाऊंगा, आप इधर ही हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, जो ऑब्वियसली कराची के ही से ताल्लुक़ है उनका, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ चीज़ों को, इरशाद भट्टी साहब, आमिर इजाज़ राना साहब, फिज़ुल न्याई साहब, सियासी जिक्र भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिफ्ता साहब, आप कराची के मुतालिक सबसे ज़्यादा जानते हैं, यहाँ का मसला क्या है सर? कराची, मैं अभी मज़हर अब्बास साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं गवर्नेबल नहीं है, 1+16 पता नहीं बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है? कराची मसला है, गवर्नेंस मसला है, हुकूमत मसला है, अवाम मसला है, इंक्रोचमेंट मसला है, क्या मसला है? हर अरसे बाद ये इतना बड़े बड़े वाक़यात होते हैं ज़िंदगी के। जी कामरान भाई, कुछ पिछले 4-5 सालों में कोई 65 शॉपिंग सेंटर्स पर सिर्फ कराची में आग लग गई है। मैं परसों इधर भी हाज़िर हुआ था गुल मार्केट के पास, जब तो मैं गया था तो आग जल रही थी। ये रात सारी इन्होंने केमिकल नहीं डाला, पानी डालते रहे, दिन में फिर सुबह केमिकल डाला, फिर शाम में जब दोपहर में मैं पहुंचा हूं तो केमिकल नहीं था। पानी मारते थे तो आग बुझ जाती थी, पानी रोकते थे तो फिर आग बढ़ जाती थी। क्योंकि इधर रास्ते बड़े तंग हैं, 5 साल से एक बीच में ग्रीन लाइन बन रही है, तो सिर्फ वन वे साइड दोनों रह गई हैं। इसकी वजह से 2 घंटे और किसी और वजह से भी 2 घंटे तक फायर टेंडर्स नहीं आए, तो आप जो आग है उसको काबू नहीं पा सके। इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई भी आप इक्विपमेंट नहीं लेकर आई। सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे जो है वो ग्रिलें लगी हुई हैं। ग्रिलों को काटने का कोई इक्विपमेंट नहीं था कि ग्रिलें काट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर से लोगों को निकलवा जा सके। इस पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी कोई फायर एस्केप नहीं था कि मेटल की सीढ़ियाँ हों कि पीछे से लोग निकल जाएं। एक अनऑब्स्ट्रक्टेड सिर्फ स्टेयरकेस थी। मैंने उधर लोगों को बात की तो उन्होंने कहा कि इतना धुआं हो गया था मुफ्ता भाई कि नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। हम कुछ लोग बिल्डिंग में काम करते थे, वो थे, लेकिन एक वो अपना बता रहा था कि मेरे साथ एक कपल था और एक उसके साथ बच्चा था, बाप ने बच्चे को उठा रखा था, लेकिन फिर बोलता है कि धुएँ में वो भी खो गए। मैं उनको लेके जाने की कोशिश कर रहा था, वो खुद निकल के आ गया। कुछ दुकानदारों से मिला हूँ जिनकी तमाम जमा पूंजी जल गई। कोई अपने भाई का इंतज़ार कर रहा है। जैसे कि ये जो लोगों ने बताया, आज भी हमने लोग भेजे थे अपने, तो आज इतने बाई स्टैंडर्ड्स नहीं थे। हमने कहा कम से कम उनका कुछ लंच वगैरह के लिए हम उनको लंच बॉक्सेस वगैरह भिजवा देते हैं, क्योंकि 200-300 लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। हमको उधर कैंप लगाने की भी अब तो खैर परमिशन नहीं थी उन्होंने, लेकिन पुलिस ने आके पहले कॉर्डन ऑफ भी नहीं करा कि ट्रैफिक रुकवा दें ताकि फायर टेंडर्स जल्दी आ सकें। फायर टेंडर्स में पानी ख़त्म हो जाता था, फिर बाद में ट्रकें आई दूसरी पानी को सप्लाई करते हुए। तो कोई सीरियसनेस नहीं ली थी। मुझे नहीं पता कि रात को कौन कौन से सीनियर अफसरान जो थे वो सिंध हुकूमत के वहाँ पे खड़े थे। मुझे ये पता है कि मेयर साहब जो थे वो इस्लामाबाद में तशरीफ़ रखते थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी 2 दिन तक तशरीफ़ नहीं लाए थे। लेकिन द फैक्ट इज़ कि अब जो सीरियस मसला है कि देखें, जब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और पहले एक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, अब सिंध हुकूमत ने वो टेक ओवर कर ली है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या काम है वो सारे कराची वालों को पता है। तो उन्होंने कभी कोई देखा नहीं कि कितनी फायर एग्जिट्स होनी चाहिए, कि कितनी दुकानें होनी चाहिए और कितनी बाहर सीढ़ियाँ होनी चाहिए। किसी दुकानदार को भी नहीं कहा कभी कि तुम लोग ये लगा लो, जो बार बार आगे लगती। कुछ 3-4 महीने पहले मैं गया हूँ रीगल चौक के पास, एक और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी, उसमें आग लग गई थी। उसमें कोई पता नहीं बहुत अरबों रुपए का माल जल गया था। उसमें बैटरीज थी तो बैटरीज में आग लग गई थी। इसमें मेलामाइन की क्रॉकरी होती है इस शॉपिंग सेंटर में, और ये शॉपिंग सेंटर इतना सेंट्रल है, मैं आपको बताऊं कि कराची में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें इधर से कोई चीज़ें नहीं गई होंगी। कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके घर वाले कभी ना कभी इधर नहीं गए होंगे। और आप देखें कि 10:30 बजे आग लगी है, 11 बजे 12 बजे भी ये लोग पहुंच जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन ये किसी को रेस्क्यू नहीं कर सके। और जो आपके लोगों ने वहाँ बात की है कि इनके पास वो स्पेशलाइज्ड यूनिफॉर्म्स नहीं थे, वो इक्विपमेंट नहीं थे, जो लाइट्स नहीं थी जिसके थ्रू वो जा सकें। तो मतलब तो एक तो ये कि गवर्नेंस वहाँ पे ख़राब थी कि आपने इस किस्म की बिल्डिंग क्यों इजाज़त दे दी। क्या सिर्फ बिल्डिंग के जो इजाज़त होती है वो पैसों पे मिलती है, या कोई SOPs भी मीट करने होते हैं कि कितने दरवाजे होने चाहिए, कितनी सीढ़ियाँ होनी चाहिए। और दूसरा कि खुदा न खास्ता चलो आग लग जाती है, और ये तो अब कराची में तो ये माहाना वाक़या है, तो कितनी देर में पहुँचेगी फायर टेंडर, और उसके पास क्या इक्विपमेंट साहब नहीं होगी। क्या वजह है? कराची पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट तरीन कमर्शियल शहर है, और
पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ कलेक्ट होता है। पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ यानी कि पूरी दुनिया की निगाह है। कराची इज़ अ इंटरनेशनल सिटी। उसका मुकाबला हम बैंकॉक से कर सकते हैं, या हम मुंबई से कर सकते हैं, या टोक्यो से कर सकते हैं, लंदन से कर सकते हैं। इस लेवल का शहर है कराची। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट यहाँ 17 साल से मौजूद है, चले ठीक है, पहले तो इनको वोट ही नहीं पड़ता था, अब इनको सीटें भी मिल गई। कराची से पहले था कि जी MQM ले जा करती थी, ये दही सिंध के सिर्फ थे, तो कराची को इन्होंने जो है वो सिसकाया हुआ था पीपल्स पार्टी वालों ने मुबैना तौर पर। लास्ट टाइम PTI ले गई 2018 में, इनको फिर नहीं मिला। अब तो ये भी भाई ले गए, सीट्स ले गए, जैसे भी है ले तो गए। प्रॉब्लम क्या है? क्या हुकूमत का फोकस अभी भी नहीं पीपल्स पार्टी का, या क्या रिसोर्सेज NFC में अरबों रुपए को मिलता है वो सारा दही सिंध में चला जाता है, करप्शन में चला जाता है, कराची पर नहीं लगता? कैसे हो रहा है सब कुछ? देखिए, ये कहना कि ये जो इनको पैसे मिलते हैं वो कराची में नहीं लगाते और दही सिंध में लगाते हैं, ये बात भी गलत है। ना कराची में लगते हैं, ना दही सिंध में लगते हैं। पीपल्स पार्टी ज़रूर नौकरियां बेचती है और सिर्फ सिंधी स्पीकिंग लोगों को नौकरियां बेचती है। तो अगर आप 50 पुलिस वालों से मिलेंगे तो 50 के 50 IGs या SPs या DSPs सब के सब सिंधी स्पीकिंग होंगे। कराची के लोग चाहे वो पश्तून हों, पंजाबी हों या उर्दू बोलने वाले हों, किसी को नौकरी नहीं देते। ये बात दुरुस्त है कि नौकरी सिर्फ सिंधी बोलने वालों को बेचते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो तासुब के साथ काम नहीं करते। वो काम तो कहीं नहीं करते। पीपल्स पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है सर्विस का, कि हम सर्विस के लिए आएँ, खिदमत के लिए आएँ, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो बड़ा प्रेशर जब आ जाता है इस्लामाबाद में से, थोड़ा सा आप जैसे अंकरान जब प्रेशर करते हैं तो थोड़ा सा वो शो की बात कर देते हैं। ये जो अस्पतालों की बात करते हैं कराची में, वो भी कराची के मुखैर हजरात ने बनाई है। ये जो नए नए बोलते हैं कि हमने बेड की कैपेसिटी बढ़ाई है, ये भी कराची के लोगों ने बनाई है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे तो अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये कोई ना इनकी बेहसी और ना इनकी नालायकी, ना इनकी जो मिस गवर्नेंस है, ये कम होने का चांस है। जो पाकिस्तान में अब अगर मैंने तो कोशिश की और मैं बातें कर रहा हूँ बिजनेसमैनों से कि आपस में ग्रुप बनाओ कि यार हम ऑडिट्स करवाते हैं हर बिल्डिंग का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का खास तौर पे, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए फायर के हैजर्ड से, तो हम आपस में ये काम करें। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि कराची चैम्बर्स के जैसे ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं, जावेद बिलवानी साहब हैं, दीगर जो रेहान साहब हैं जो सदर हैं, फेडरेशन के सदर हैं, ये मिलकर डिसाइड करें कि इनको कितना कितना कंपनसेशन देना होगा। और फिर उसके बाद जो हमारे दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पीपल्स सर आपका पॉइंट आ गया कि ये इनको पैसे दो। पॉइंट आ गया सर। आमिर इलियास राणा साहब, मुफ्ता साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के उसमें DNA में नहीं है सर्विस करना, और नौकरियां बेचती है पीपल्स पार्टी। कराची फोकस ही नहीं है, ना दही से। तो पैसा अरबों रुपए का NFC कहाँ जाता है? और जरदारी साहब, बिलावल साहब जो आपके पास इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले आके प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि हमने सिंध की किस्मत बदल दी, तो उसमें कराची कहाँ स्टैंड करता है सर? और अगर सिंध में नए सूबे की बात करें तो सिंध की तकसीम पे पता नहीं क्या क्या जज्बाती पीपल्स पार्टी गुफ्तगू करती है। और कराची ज़ाहिर है सिंध का हिस्सा है, क्योंकि कराची ही शहरग है पूरे पाकिस्तान की इक़्तिसादी तौर पे, तो सिंध की तो है ही। जो बिलावल साहब ने दावा किया हमने पैसे ज़्यादा इकट्ठे किए हैं, अरे भाई जहाँ से इकट्ठे किए हैं वहाँ का ख़र्चा ही बता दो। अगली बात ये है, मिफ्ता साहब की तमाम बातों से इत्तफाक करते हुए कि इन्होंने बिल्कुल सही नक्शा खींचा है, लेकिन ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, FPCCI है, जिसकी ये नुमाइंदगी भी करते हैं, ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ट्रेडर भी हैं, लेकिन ये जो हमें सब आके प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताते हैं कि हुकूमत नहीं चल रही, काम नहीं कर रही जी, और ये जो हमें रियायत दे दो एक्सपोर्ट के अंदर, ये जो कराची के ताजरों पे अब बात हो रही है, कोई पहली आग लगी है? सबसे पहली बात यह है कि ये जो बॉडीज़ बनी हुई हैं, इन्होंने अपने तजारती प्लाजों के हिफाजती इंतजाम के लिए क्यों कभी पहले काम नहीं किया? कोई पहली आग तो नहीं है। असल मतलब गवर्नमेंट के ऊपर तो यकीन है ना कि वो नहीं करेगी। इन्होंने बिलावल से बयान दिलवा दिया कि जी पंजाब के इतने बड़े सैलाब में BISP से आप काम ले लें, आप काम नहीं ठीक कर रहे। दाव लगाना था ना। क्या पंजाब में कोई मंसूबा टाइमलाइन के बगैर हुआ है कि जी कंप्लीट नहीं हो रहा, और या उसके ऊपर बात ना हो रही हो? ये 5 साल से जो ग्रीन लाइन चल रही है, जो 1 वे वाली बात है, ये एक सिपाही खड़ा करते, ट्रैफिक सारी डाइवर्ट हो जाती और सिर्फ फायर टेंडर्स आते, वो पानी लाते ले जाते, केमिकल नहीं है कहीं और से मंगवा लेते। ये जो मिसाल दी जाती है 1122 की पंजाब की, जो चौधरी परवेज़ इलाही ने शुरू किया और मरियम नवाज़ तक, उसको बेस्ट अंदाज में वही नसीर रिजवान साहब जो DG हैं और अब सेक्रेटरी भी थे, ये लोग काम कर रहे हैं, ना सिफारिश मानते हैं, ना किसी की भर्ती सिफारिश पे होती है। तो बेचने की बात कर रहे हैं 100%।
मुझे 1122 में कोई एक मिसाल पंजाब में कोई बंदा बता दे कि वहाँ पे सिफारिश से तबादला ही करा सका हो। भर्ती तो बहुत दूर की बात है, सिस्टम चला है ना। ये केपी को भी सीखने की बात है कि आप बेशक अपने टिकटॉकर पॉलिटिकल वर्कर भर्ती करें, ओके, उनको ट्रेनिंग तो दे ना कि वो पानी में कूद सकें, लोगों को बचा सकें, रस्से हों, सब चीज़ें हों। ये अलमिया बन चुका हुआ है कि मुकाबला अच्छे की बजाय बुराइयों में शुरू हो गया है केपी और सिंध का एक दूसरे के साथ। ये आज हम जहाँ फंसे हैं ना, ये तकादा करता है कि बिलावल भुट्टो जिन सिफारतकारों के साथ कर रहे थे, उन सिफारतकारों के सामने किस मुंह से जाएंगे कि जहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। वो भी तो बिजनेसमैनों से हर रोज़ मिलते हैं ना, अम्बेसियों के लोग जाके मिलते हैं, इनके पास हमारी चैम्बर्स जाती हैं, क्या करते हैं काम। मतलब कौन सी, ये जो दुख सुनाया मिफ्ता इस्माइल ने, मैं उनके साथ 100% अहले कराची के साथ शरीक हूँ कि यार जुल्म की कोई हद होती है, कमा भी वहीं से रहे हो, खा भी वहीं पे रहे हो, लगा नहीं रहे वहाँ। लेकिन लगा वहाँ, इस तरह आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब ये जो बात की है इसको भी देख लीजिएगा। राणा साहब ने कहा पंजाब रोल मॉडल है और टिकटॉक भर्ती करें केपी के अंदर, लेकिन सीखे पंजाब से और कराची वाले भी सीखे पंजाब से। ज़रूर एड्रेस कीजिएगा इसको। और दूसरा मुझे बताइएगा कि जो आपको पार्लियामेंट में बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि इस आग के मामले के ऊपर फिर ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि जी डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए तहसील लेवल पर, लाहौर में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, मज़ीद सूबों की बात कर रही है MQM। आप किस तरह देखते हैं कि अगली तरमीम जो है अब इस आग के बाद इस बात पे आ सकती है कि सूबे ज़्यादा बनाए जाएँ, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जाए? पहली बात मेरे भाई के जो 27 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, जो 85 अभी लापता हैं, उनके ख़ानदान वालों से इज़हार हमदर्दी, इज़हार ताज़ियत, जिनका अरबों का नुकसान हो गया है, जब कुल ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट चुकी है, उनसे भी हमदर्दी। और मैं शर्मिंदा हूँ उन सारों के सामने कि हम बदनीयत और बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस वाले हुक्मरान जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं पिछले 30-35 सालों से, उनके ज़ेरे साया हमें और हमारे बच्चों को रहना पड़ रहा है। इस तरह के हुक्मरान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस तरह के हुक्मरान अगर किसी दुनिया के और किसी मुल्क में होते तो अब तक मुर्तज़ा वहाब से या इस्तीफ़ा लिया जा चुका होता या वो इस्तीफ़ा देकर खुद घर जा चुके होते। और लेकिन वो अभी मौजूद रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगली खुदा न खास्ता अगले साने पर भी वो इसी तरह गुफ्तगू कर रहे होंगे। और बिलावल भुट्टो साहब से एक जुमला ज़रूर कहना है कि आपने जो 3-4 घंटों की ख्याली और हवाई फायरिंग की थी एक प्रेस ब्रीफिंग में, ये गुल प्लाज़ा उसका मुंह बोलता सबूत है। ये है आपका सिंध और ये है आपकी सिंध की कारकर्दगी। अच्छा, 5वीं बार मुल्क पर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और 17 साल से मुसलसल हुकूमत है सिंध पर पीपल्स पार्टी की। और ये होता है ना, अभी शैला रज़ा साहबा बोल रही थी, बाकी सारे बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड में भी तो होता है, अमेरिका में भी होता है। खुदा का खौफ किया करो। आरजे माल, आयशा माल, गुल प्लाजा समेत पिछले 1 साल में कराची में 1700 आग लगने के वाक़यात हुए हैं। कुछ सीखा आपने? कुछ हिकमत अमली बनाई आपने? और सिंध में 2728 आग लगने के वाक़यात हुए हैं। किसी ने कुछ सीखा, कुछ तैयारी की, कोई हिकमत अमली? और अभी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम बिजनेसमैनों को कहेंगे कि वो इसकी सेफ्टी ऑडिट करवाएं। पहली बात तो ये है कि ये है मिफ्ता साहब अशराफिया बा मुकाबला आवाम। यहाँ फायर वाल पर अरबों खर्च कर दो, फायर ब्रिगेड ना इक्विप्ड करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, लोग मरते रहें। 2-3 करोड़ आबादी वाले कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन हैं। और ये जो अभी आप कह रहे थे ना, ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने सिर्फ 3 शाहराहों पर, शाहराए कायदीन, शाहराए फैसल और आई चुंदरीगढ़ रोड के सिर्फ 3 रोड्स पर फायर सेफ्टी सर्वे करवाया। और उसके ज़रा सुन लीजिए, उन्होंने करवा कर कहा उस दिन, साल सवा साल पहले, कि अब ये नहीं चलेगा, ये इमारतें नहीं चलेंगी इस तरह। क्या सर्वे में आया? 266 इमारतों में से सिर्फ 6 इमारतों में आग बुझाने के हालात थे। ओहो। और क्या बाकी 260 उन्होंने बंद कर दी? 62% इमारतों में हंगामी रस्ते ही नहीं। तो भट्टी साहब, अब 70% इमारतों में अगली तरमीम में फिर राह हमवार हो सकती है कराची सूबे मजीद बनाने की? सुनिए कामरान भाई, अगली तरमीम दुनिया मर गई है। अगली तरमीम, पिछली तरमीमों ने क्या हमें सर पे चढ़ाया हुआ है कि अगली तरमीम पे आ गए। तरमीम करने वाले और तरमीम कराने वाले
70% इमारतों में इंतहाई गैर मयारी किस्म की इलेक्ट्रिक वायरिंग की गई है। 90% इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स ही नहीं है। और किसी इमारत में, इन तीनों शाहराहों में 266 इमारतों में किसी के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई इमारत बंद हुई? किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। और क्या ये कुछ आगे करेंगे? नहीं करेंगे। ये नए सूबे वक्त की जरूरत है। जरूर नए सूबे वक्त की जरूरत है आगे। जी जी जी। एक फिक्रा कह दूं भट्टी साहब, वो जो कह रहे हैं ना कि क्या इमारतें बंद हुई, वहां से भत्ता जरूर गया होगा। वाह, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया भट्टी साहब। आपने भी कह दिया नए सूबे वक्त की जरूरत है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर वक्त की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि अगली तरमीम, न्याजी साहब, अगर अगली तरमीम के अंदर नए सूबों की बात की जाए, NSE अवार्ड को रिविजिट करने की बात की जाए, तो फिर क्या सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का कोई एतराज बनता है? कामरान, आपका सवाल जो है मैं उसको संजीदा लूं या गैर संजीदा, आपने तो ज़ाहिर संजीदा किया है। मतलब जो जिसको कहने थे कि आप ये कह रहे हैं कि जो वजह ये है कि जैसे आप कि सूबे बनने से क्या पाकिस्तान में रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हो जाएगी? क्राइसिस आपका क्या है? क्राइसिस आपका ये है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। कानून की अमलदारी इस मुल्क में पिछले कई दहाइयों से, मैं कहता हूँ कि क्या हवा में मुअल्लक है, ज़मीन पर नज़र नहीं आती। इस मुल्क ये जो सारा कुछ हो रहा है, देखें हुकूमत आईन पाकिस्तान, आपका आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 24, आर्टिकल 14 शहरियों के इज्जत, जान, माल, प्रॉपर्टी के हिफाजत की गारंटी करता हुए हुकूमत ने इसको यकीनी बनाना है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आपका जान और माल की हिफाजत हुकूमत करे या आप खुद कर रहे हैं? ये हमारे घरों के पास गार्ड्स खड़े हैं जिसका 40 साल पहले रिवाज था, ये गार्ड्स का घरों के पास थे, गेट्स बंद हुआ करते थे। ये जो कराची का मामला है ये उससे मुख्तलिफ नहीं है कि आपके जान और माल का हिफाजत, चाहे बलूचिस्तान के अंदर फितना हिंदुस्तान हो या KP के अंदर फितना ख्वारिज हो या ये प्लाजा के अंदर कराची के अंदर आग हो। 4-5 दिन की शीना को भी होगी। अभी जाफर एक्सप्रेस का हुआ है मामला, तो क्या हम हिफाजत कर सकते हैं उन शहरियों की? कितनी हमने 2 हफ्ते शीना को भी की है, आओ भी कहा कि ये फिर शीना को भी कर ले। पूरे TV चैनल में चौथा दिन है जब से आग लगी है, सैटरडे से। बदकिस्मत यही बात रोजाना प्रोग्राम बैठ के यही डिस्कस करे। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस ये कि हुकूमत नाम की चीज़ या जो हुकूमत ने जो चीज़ें यकीनी बनाने हैं उसमें हुकूमत बिल्कुल सरसा नाकाम रही है। आप 100 सूबे बना लें, हो सकता है किसी और जगह पे इसका इत्मीनान कल्ब आ जाए, कहीं पे तालीफ कल्ब आ जाए, उनका कोई एजेंडा पूरा हो जाए। यानी कि क्राइसिस आग लगी हुई है, उसके अंदर सूबों को और ये माल भी बेच लो, 29 तरमीम बेच लो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आज 29 तरमीम में, कि जबकि आपके मुल्क के अंदर इतनी बेबसी का आलम है कि आप 3 दिन 4 दिन आग ही नहीं बुझा सके। यार यहाँ पे आपने कहा जी हमने लाहौर के अंदर मिसाल देता हूँ, आज से 25-30 साल पहले एक ट्रैफिक पुलिस हुई, इंट्रोड्यूस हुई, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी गई। मुझे याद है उस वक्त IG साहब ने बताया और वो मिनिस्टर साहब ने कि जी ये आप देखें ट्रैफिक का इतना निज़ाम होगा, फलां होगा, ये पुलिस आ गई, फलां आ गई। मुझे, आप लाहौर में रह रहे, मैं रह रहा हूँ, ट्रैफिक पिछले महीने से, पिछले साल से, पिछले 10 सालों से बदतरीन हो चुकी है। समझ नहीं है कि ये कहाँ खत्म होगी। ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइन है, ये सारी चीज़ें बाइनरी परवस्त है। अब 100 करते रहे, कौन सी हुकूमत है जिसे अपने शहरों की बातें सुन के ना शहर जान और माल नहीं गारंटी कर सकते। अब वो कहते अपने ते रहना, साढ़े ते ना रहना, हुकूमत पाकिस्तान का साहब ये मुल्क चल रहा है बगैर, अगर आप कह रहे हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं फिर भी चल रहा है, अगर आप कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ नहीं फिर भी चल रहा है, अगर आप कह रहे हैं हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं फिर भी ये मुल्क चल रहा है। मेरे दोस्त, आप और मैं रोते रहे जितना बैठ के, न्यायी साहब कुछ नहीं होगा। मैं लेकिन आगे जाऊंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जी, न्यायी साहब ये उस हिसाब से तो 1958 से कोई हुकूमत है ही नहीं यहाँ पर, हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं।
फिर भी मुल्क चल ही भाई रहा है ना। आईनी जिम्मेदारी है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है इस मुल्क के, मुझे क्या देना है? मुझे टैक्स, एक मिनट राना साहब, ये मुल्क जो मुझे टैक्स मुझसे ले रहे हैं, मुझे किस लिए ले रहे हैं? मेरे घर में कोई मतलब डाकू घुस आता है, उसकी चोरी नहीं मिलती। मेरे घर के साथ कोई डाका पड़ गया, यकीनन 2 साल से पता ही नहीं चल रहा कि कौन है। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। प्लाजा के अंदर भट्टी साहब आप भी बाद में बात कर लीजिएगा, बाकी लोग बाद में बात करेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है एनएफसी को लेकर, और मुझे ये लग रहा है अगली तरमीम जो आ रही है उसके अंदर ये कराची में जो लगी हुई आग है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि हमने एनएफसी को भी रिवाइज करना है। हमें सिक्योरिटी के लिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए सूबों को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन सूबे रिटर्न क्या कर रहे हैं? सिंध के हालात तो आपने देख लिए, प्राइम मिनिस्टर ने केपी की बात भी कर दी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ एक ब्रेक के बाद। वक्त की जरा किल्लत है, वरना प्राइम मिनिस्टर का मैं शॉर्ट सुनवाता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब, ना सिर्फ सिंध के हवाले से एनएफसी को रिवाइज करने की वजह से एनएफसी की चेंजिंग आने की बात हो रही है अगली तरमीम, बल्कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सवात के अंदर, केपी के अंदर दहशतगर्दों को बसाया गया, दहशतगर्दों को छुड़ाया गया, 800 अरब केपी ले जाता है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। तो लग ये रहा है कि इन 2 सूबों को लेकर शायद अगली तरमीम में एनएफसी रिव्यू किया जाए। आपको लगता है कि जस्टिफाइड होगा ये, और ये होना चाहिए ऐसे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं? सर एनएफसी के रिव्यू का तो मैं 2016 से बात कर रहा हूँ, जब से मैं बात कर रहा हूँ तब तो कोई भी और बात नहीं कर रहा था। ठीक है। सच्ची बात यह है कि एनएफसी के अंदर जो आपने सूबों को पैसे दिए उससे वफाक जो है वो तकरीबन कंगाल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ महंगाई होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ गुर्बत फैलती है। ठीक है। तो एनएफसी को तो कम करना ही होगा, लेकिन जो पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर है, देखें ना, आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल के बाहर हैं, जिसमें 1 करोड़ बच्चे पंजाब के अंदर भी स्कूल के बाहर हैं। पंजाब में हम लाहौर में फोकस करते हैं, बट बक्कर भी पंजाब में है, ठीक है, राजनपुर भी पंजाब में है, मियाँ वाली भी पंजाब में। तो हम देखें कि पंजाब यस बाकी सूबों से बेहतर गवर्नड है, लेकिन इतना अच्छा गवर्नड वो भी नहीं है। ठीक है। हमको ये ताकत, ये अथॉरिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल लेवल तक लेके जानी होगी। अगर आप इसको खुश उसलूबी से कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के तहत तो जरूर कर लें, लेकिन उसके अंदर पैसे आप डायरेक्टली, और आप ज्यादा सूबों को समझते हैं कि हल है गवर्नेंस का, ख्वा वो कराची का मामला हो, पेशावर का हो, लाहौर का हो? देखिए मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अगर लोकल गवर्नमेंट के अंदर खुश उसलूबी से लोकल गवर्नमेंट हो जाता है और उनको डायरेक्ट पैसे मिल जाते हैं वफाक से, ठीक है, और उसके अंदर कुछ वफाक की कंडीशंस भी होनी चाहिए। अमेरिका हो, चाइना हो, जो भी पैसे देता है वो दूसरे के ऊपर कुछ कंडीशन रखता है कि भाई इतने बच्चे स्कूल में डालने ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करते, सिंध में पीएफसी नहीं है फिसाल के तौर पर, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो बात सिर्फ जमहूरियत की और फेडरलिज्म की जो है वो इस्लामाबाद से लेकर कराची या लाहौर या कोयटा या पेशावर तक पावर रिवॉल्व करने की होती है, उसके आगे नहीं होती। अगर वो बज़िद हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो फिर छोटे सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट आ गया आपका। पार्टी बिल्कुल छोटे सूबों के हक में है। सर एक मिनट, पीपल्स पार्टी सर सुन लीजिए, पीपल्स पार्टी छोटे सूबों के हक में, सिर्फ सिंध में छोटा सूबा नहीं बनाना चाहती। पंजाब के मुस्लिम लीग छोटे सूबों पंजाब में नहीं, लेकिन जब साउथ पंजाब की, हाँ, वो केपी में बिल्कुल हजारा सूबा बनाना चाहते हैं। पॉइंट आगे भी फास्ट चल रहा है, दोबारा आपके पास आऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। राणा साहब, हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, चले इस मामले को तो छोड़े, लेकिन ये बताइए कि आपको लग रहा है कि अब जो नई तरमीम आने लगी है उसके अंदर शायद एनएफसी को रिवाइज किया जाए, शायद नए सूबों की बात की जाए? चूँकि मिफ्ता साहब ने बक्खर का नाम लिया तो मेरा शहर बक्खर है माशाल्लाह, और मुझे राजनपुर के साथ बिल्कुल नहीं मिलना। मैंने पिछले साल एक ब्रीफिंग पंजाब की अटेंड की राना सिकंदर के साथ, और मैंने बक्खर का इशू उठाया और मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे नताइज दिखाए गए कि बक्खर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से तालीम में आगे जा रहे हैं। बोर्ड्स के अंदर वहाँ यूनिवर्सिटी भी थल की बन चुकी हुई है, काम हो रहा है। इस तरह ना मिला दें, मतलब चीज़ें हर जगह पहुँच गई। पॉइंट आ गया मेरा सवाल। बैठे हैं हमारे परली तरफ डेरा इस्माइल खान वो टेल के ऊपर हैं हम, बिल्कुल इसके बावजूद माशाल्लाह एजुकेशन बेस्ट जा रही है और लोग वहाँ कम्पीट कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। अब आप आ जाएँ, जो आपका सवाल है, जाहिर है कि कुछ आपको आज जहन में मुझे लग रहा है कि आप एजेंडे पे हैं इसके ना, कि नई तरमीम और उसमें मेरा क्या एजेंडा होना चाहिए कि अगर आप ओ भाई पाकिस्तान का एजेंडा कह लें, अपना ना कह लें, अच्छा। लेकिन सवाल का एजेंडा तो है ना। आई थिंक आप न्यायी साहब से एग्री कर रहे हैं, राणा साहब जो कह रहे हैं कि ये मसला नहीं है रिट ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं शहबाज शरीफ साहब की और बाकियों की बल्दियाती 74 सालों से बल्दियाती नहीं, शहबाज शरीफ की भी रिट ऑफ गवर्नमेंट ठीक है, पंजाब भी ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ का इशू। चलो फिर न्यायी साहब से एग्री नहीं कर रहे, मैं आगे सारे को साथ लगाए। मैं बिल्कुल एक सेकंड मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे करने दें। बल्दियाती इदारों के पास बिल्कुल फंडिंग जानी चाहिए, ज़िले तक जानी चाहिए।
आईनी तौर पे पाबंदी करके लानी चाहिए। कैसे जानी चाहिए? पंजाब में जो बल्दियाती कानून आया उसके अंदर तो वो कह रहे हैं गैर जमाती इंतखाब होगा, मतलब इतनी डरी हुई है नून लीग की हुकूमत पंजाब। उसके बाद जमाती हो सकते हैं, पहले नहीं। एक मिनट वो जलती रहेगी, वो नून वाले खुद जवाब दे लेंगे। मैं आपको बात नहीं, हम तबसरा तो कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी में भी कर रहे हैं। बिल्कुल रुकने आप कर सकते हैं ना, मैं आप भी करें ना सर, जिस पीपल्स पार्टी आपसे करवाऊंगा मैं कि 18वीं तरमीम से सूबों में कि हमने जो वजारतें ली वो हम वापस नहीं देंगे। भाई आपने तो सारी की सारी अपने दौर में दोबारा बना ली। सर पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत चलना आगे मैंने नए नाम से ले आए, हेल्थ जो है कैड के नाम से नई आ गई थी, एजुकेशन आ गई थी, सारी की सारी वजारतें इन्होंने किसी सूबे को नहीं देने दी। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आपका सारे आगे। मुझे नहीं पता था। चलें ठीक है भट्टी साहब, छोड़े रिट ऑफ द गवर्नमेंट है या नहीं, लेकिन ये जो बात है, जो जितना दर्द था शहबाज साहब की आवाज में, मैं सुनवा नहीं सका आपको। वो कह रहे KP 800 अब ले जाता है भाई। NFC अवार्ड मुझे लग रहा है कि रिवाइज होने जा रहा है कराची और KP वगैरह की वजह से, और कराची की आपका क्या ख्याल है? दर्द था, बहुत दर्द था आज। पहली बात तो ये है मेरे भाई कि 18वीं तरमीम रिवाइज होनी चाहिए, NFC रिवाइज्ड होना चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए। बल्दियाती निज़ाम इन्होंने बर्बाद कर दिया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का वाहिद बल्दियाती निज़ाम इन सारे जमहूरियत पसंदों के लिए कि जो बेस्ट निज़ाम था इन्होंने कोई नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, 26वीं अभी न्यायी साहब कह रहे थे अवाम और उनके हकूक़, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन एक्ट, नैब तरमीम में पीका एक्ट, कोई एक बता दें जो अवाम के लिए की गई हो, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, सस्ता इंसाफ, कुछ एक इसमें हो। तीसरी बात शहबाज शरीफ साहब की, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की जो नज़र आनी चाहिए वो नहीं नज़र आ रही। बड़ा दर्द है भाई मेरे शहबाज शरीफ साहब, आपके दिल में बहुत दर्द था। बलूचिस्तान में वाकई वो नज़र आ रही होगी, और सिंध में वाकई वो गुल प्लाजा में नज़र आ रही है। पंजाब के चंद बड़े शहरों को छोड़कर बाकी वाकई तरक्की, हर तरफ खुशहाली और दूध और शहद की नहरें हैं। और भाई अभी आपने कहा कि मुल्क चल रहा है, भाई मुल्क ही तो नहीं चल रहा। 5% के लिए ये मुल्क चल रहा है, 95% के लिए मुल्क रुका हुआ है 1947 पर, उससे भी बुरा है। इस तरह मुल्क नहीं चलते मेरे भाई। ना रूल ऑफ लॉ है, ना रोटी कपड़ा और मकान है, कशकोल हाथ में है, कर्जे रिकॉर्ड है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, सियासी अदम इस्तेकाम और दहशतगर्दी की लहर, मुल्क खेत मिट्टी पॉइंट आ गया सर आपका। ये जब तक मुसल्लत है हम पर तब तक मुल्क नहीं चलेगा। नियाजी साहब ये सुनने में क्या सुन रहा हूँ, आप ये कशकोल उठाए हमारे सियासतदान 1948 से आज तक यहाँ तक आए हैं, तो मेरा ख्याल से यही स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। आपको पता नहीं क्या चाहिए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी नज़र नहीं आ रही है आपको, ना आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आ। न्यायी साहब थोड़ा ग्लासेस लगा लें, दूसरे को लगता है आपका नंबर बढ़ गया सर, सॉरी टू से, समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। ये कामरान, दो बातें। पहली बात तो यह है कि ये जो आइन है इसके साथ छेड़खानी की चॉइस अब किसी हुक्मरान के पास नहीं है। कतई नज़र के इमरान खान साहब के वक्त में जी सदारती निज़ाम आना चाहिए, यही हमारे दोस्त बैठे होते थे, हमारे साथ बैठे होते थे, आज भी बैठे होते होंगे, जो सदारती निज़ाम और जमहूरियत फलाना फलाना। सर आइन बहुत से लोगों के नज़दीक किताब, लेकिन एक बात मेरी कामरान, मुझे 2 मिनट, कामरान आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ना होते ना तो मैं आपकी हर बात बर्दाश्त कर सकता था, चाहे आप सहाबत के स्टूडेंट होते हैं। आप बुनाई तौर पॉलिटिकल साइंस के बड़े लायक प्रोफेसर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। मुझे सर ये अर्ज़ करना है कि आइन ऐसे नहीं बन गया था कि 73 के अंदर उन्होंने कहा जी एक दस्तावेज़ा ले जाओ, पता नहीं क्या काफियत थी, क्या बैकग्राउंड था, एक और मौजू है जो कभी बेशक बहस करा लें, लेकिन ये आइन जो है दूसरी दफ़ा इसमें कोई कॉन्सेंसस नहीं हो सकता, इसको छेड़ के दिखा दे। अब सही गलत 4 आप कह रहे हैं कि 18वीं छेड़ी नहीं आ सकती, आप ये कह रहे हैं। अच्छा सर जब हमने छेड़ा होगा हम छेड़ के दिखाएंगे आपको। आइन के चलो वो मैं देख लूंगा, आइन वो उसके लिए माशरा लगा ले। हमने सुप्रीम कोर्ट 2 बना के दिखा दिया आपको ताकि इंसाफ सस्ता हो, आप तो कह रहे थे वो भी नहीं हो सकता, हम बड़ा कुछ करेंगे, आप देखते रहे। आपसे एक इमरान खान संभाला नहीं जाता, जेल में बैठ कर वो जलील कर, उस पार्टी भी शामिल हो गई और 4 पार्टी और शामिल हो गई, करने की देर है। इमरान खान अपने साथ ही है, आपको टेंशन न्याय साहब, आप टेंशन ना लें, हमें पता है इमरान अहमद खान न्यायी साहब का एक ऑलिव ब्रांच चाहिए इधर से। इमरान साहब फिर ऐसे नारे लगा रहे होंगे कि 2018 और भाजपा को भूल जाएंगे जब उनके हक में नारे लगाया करते थे कि ये कौम का बाप है और ये और वो। एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूं कि आइन क्या है असल में और आइन क्यों बनाया गया इस मुल्क में। यूनिक सिचुएशन। ब्रेक। आइन बनाया गया था पामाल होने के लिए, ज़लील ख्वार होने के लिए, सस्पेंड होने के लिए। क्यों? क्योंकि बनाने वाले सियासतदान जो थे
वही पहले दिन सिंसेयर नहीं थे। इसमें मैं डिबेट करने को तैयार हूं तमाम सियासतदानों के साथ। अभी मेरे पास वक्त नहीं है। कल तक इजाजत।